इतिहास में कई बार सोने से ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी ऑयल। सोना सिर्फ अमीर बनाता है, लेकिन ऑयल देशों को ताकत देता है। दोस्तों, युद्ध में इन सभी इंसिडेंट्स को देखने के बाद हमें एक चीज ये ध्यान में आती है कि यह जंग सिर्फ आइडियोलॉजी और पावर के लिए नहीं, बल्कि रिसोर्सेस के लिए लड़ी जा रही थी। मुख्यतः से तेल के लिए लड़ी जा रही थी। लेकिन दुनिया में हुए इसी बदलाव ने न्योता दिया एक नई जंग को, जो दुनिया की एक अलग ही कहानी लिख रहा था। 3 जनवरी 2026 रात के 1:45। 150 से ज्यादा अमेरिकन एयरक्राफ्ट, F-22 रैप्टर्स, B-2 बॉम्बर्स और रिपर ड्रोन्स अमेरिकन वेस्टर्न हेमिस्फीयर के 20 से ज्यादा एयरफील्ड से लॉन्च किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य था वेनेजुएला की पूरी रडार सिस्टम डिसेबल करना और पावर ग्रिड पर अटैक। टोटल 4 हाई वैल्यू टारगेट सेट किए गए ताकि वेनेजुएला का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस को पूरी तरह पैरालाइज किया जा सके। फर्स्ट, लार्जेस्ट आर्म फोर्स बेस और डिफेंस मिनिस्ट्री का घर फ्यूर्ते तियोना। सेकंड, कैराकस की प्राइमरी मिलिट्री एयरफील्ड ला कार्लोता एयर बेस। थर्ड, सभी एयर डिफेंस और रडार साइट्स। और फोर्थ, पोर्ट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ला गुआरा। वेनेजुएला की डिफेंस सिस्टम को पैरालाइज करने के पीछे एक ही मोटिव था, करंट प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को किडनैप करके अमेरिका में ले जाना। यह आज तक के इतिहास का पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें इंडिपेंडेंट कंट्री के प्रेसिडेंट को उन्हीं के सुरक्षित किले से किडनैप किया गया। शार्प 2:08 पर अमेरिकन हेलीकॉप्टर से प्रेसिडेंशियल पैलेस में 12 डेल्टा एलाइट सोल्जर्स उतरते हैं, जो बीच में आने वाले सभी सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज करके सिर्फ 20 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरिस को होस्टेज बना के अमेरिका वापस जाते हैं। सुबह के 4:20 पर मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरिस अमेरिकन कस्टडी में थे। The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela, in the heart of Caracas, to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. दोस्तों, ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 2 से 3 घंटों का था, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग पिछले कई सालों से चल रही थी और ये खुद प्रेसिडेंट मदुरो को भी पता था, जो हमें उनके स्पीचेस में कई बार सुनाई देता है। Porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre. Es muy grande la causa que defendemos, así que el cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. अमेरिका के हिसाब से प्रेसिडेंट मदुरो वहां के लोकल सिनोला ड्रग कार्टेल, मैक्सिकन कार्टेल डेल नोरिस्टी और ट्रेन डी एरागुआ जैसे ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलके कोकेन और ड्रग्स को अमेरिका में सप्लाई करते थे। ड्रग्स ट्रैफिकिंग के यही चार्जेस मदुरो पर लगाए गए हैं, जिसकी ओरिजिनल कॉपी आप मेरे साइड में देख सकते हो। अब शॉकिंगली अमेरिका में ड्रग्स ट्रैफिकिंग करने वाला वेनेजुएला सबसे बड़ा प्लेयर नहीं है, बल्कि मेक्सिको और कोलंबिया से सबसे ज्यादा इलीगल ड्रग्स अमेरिकन मार्केट में भेजे जाते हैं। अमेरिका में 90% हेरोइन, कोकेन और फेंटानिल मेक्सिको से आता है, जिसे 2025 के नेशनल ड्रग थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में खुद अमेरिका ने पब्लिश किया है। एक्चुअली ट्रम्प 2016 में अपना फर्स्ट इलेक्शन इसी मुद्दे की वजह से जीत गया था, क्योंकि लोगों को उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करेगा ताकि ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, लेकिन आज तक वो दीवार नहीं बन पाई। निकोलस मदुरो को पकड़ने के पीछे मेन वजह ड्रग्स ट्रैफिकिंग नहीं, बल्कि वेनेजुएला में मौजूद इस दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स है। इस खेल में रशिया और चाइना ऑलरेडी मौजूद थे। कैराकस रशियन कंपनियों की मदद से ही अपने ऑयल को ग्लोबली एक्सपोर्ट करता था, जिसका सबसे बड़ा बायर था चाइना। लेकिन अभी इसमें अमेरिका पूरी ताकत से कूद पड़ा है। ये जंग सिर्फ एक इंसान, एक रेड या सिर्फ एक तेल के बैरल के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में एनर्जी का कंट्रोल किसके पास होगा ये डिसाइड करने वाली है। नमस्कार, मैं मोहित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल ऑयल वॉर के इसी इंटरेस्टिंग कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। आज से करोड़ों सालों पहले छोटे छोटे जीव जैसे प्लैंक्टन्स और अलगी समुद्र में जिंदा थे, जो मरने के बाद उनके रिमेन्स समुद्र की सतह पर जम जाते थे। धीरे धीरे उन पर मिट्टी और रेत की लेयर्स पड़ती गई और समय के साथ वो और ज्यादा समुद्र के नीचे धंसते चले गए। अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका पूरा डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस ऑर्गेनिक मटेरियल का रूपांतर एक वैक्सी सब्सटेंस में होता है, जिसे केरोजीन कहा जाता है।
जब केरोसिन पृथ्वी की सतह से 2 से 5 किलोमीटर अंदर दफनाया जाता है तो पृथ्वी के अंदरूनी तापमान की वजह से उसका रूपांतर क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस में होता है। क्रूड ऑयल पानी से हल्का होने की वजह से वो ऊपर उठता चला जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली किसी सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन हार्ड रॉक के नीचे ट्रैप हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए करोड़ों साल का समय लगता है। इसलिए क्रूड ऑयल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि अगर एक बार खत्म हो गया तो इसे फिर से बनने में करोड़ों साल का समय लगेगा। अब इस दुनिया में इसी तरह के क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा वेनेजुएला में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आज की तारीख में सऊदी अरेबिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और कनाडा दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके ऑयल रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो करंटली सऊदी अरेबिया 267 बिलियन बैरल, रशिया 80 बिलियन बैरल, यूएस 74.4 बिलियन बैरल, यूएई 113 बिलियन बैरल्स और कनाडा 163 बिलियन बैरल्स है। इन सभी देशों के कंपैरिजन में अकेले वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स है। इसीलिए ट्रंप वेनेजुएला में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑयल सिर्फ जमीन के नीचे पड़ा रिसोर्स नहीं रहा, बल्कि इस वक्त वो हर देश की लाइफलाइन है। आज तक के इतिहास में हमेशा से किसी भी देश के लिए उसकी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी। इतिहास में कई बार सोने से ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी ऑयल। सोना सिर्फ अमीर बनाता है, लेकिन ऑयल देशों को ताकत देता है। साल 1760 से लेकर 1840 ये वो समय था जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंटरेस्टिंगली अभी क्रूड ऑयल की खोज होने में और उसका इस्तेमाल करने में 100 साल का समय बाकी था। उस वक्त साल 1700 में बनी टेक्सटाइल मशीन स्पिनिंग जेनी या फिर ग्रेन मिल्स वाटर व्हील्स पर चलाई जाती थी, इसलिए फैक्ट्री सिर्फ पानी के पास ही बनाई जाती थी। बाद में 1764 में जेम्स वैट ने स्टीम इंजन की खोज की, जिसमें कोयले के जरिए पानी गर्म किया जाता था और उसकी भाप प्रेशर से पिस्टन पर मारी जाती थी, जिसकी वजह से ट्रेन आगे बढ़ सकती थी। इसी मैकेनिज्म पर आगे चलकर लोकोमोटिव्स और स्टीमशिप्स का भी नंबर बढ़ा। 1859 में पहली बार पेंसिल्वेनिया में दुनिया की फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल ऑयल वेल ड्रिल की गई, जहां से उस वक्त हर दिन 25 बैरल निकाले जाते थे। और दोस्तों, यहां से फिर शुरुआत होती है ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री की। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में क्रूड ऑयल की डिस्कवरी और कमर्शियलाइजेशन की वजह से दुनिया भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोकेमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिली, जिसने पूरे इंसानियत का चेहरा बदल दिया। लेकिन दुनिया में हुए इसी बदलाव ने न्योता दिया एक नई जंग को, जो दुनिया की एक अलग ही कहानी लिख रहा था। साल 1900 से पहले दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी गई, उसका तेल से कोई मतलब नहीं था। वो ज्यादातर बार जमीन, धर्म, एम्पायर और रिसोर्सेस जैसे कि सोना, चांदी और स्पाइसेस के लिए लड़ी जाती थी। लेकिन दोस्तों, साल 1900 के बाद दुनिया में जितने भी वॉर्स लड़े गए, उसमें ज्यादातर लड़ाइयां सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी और क्रूड ऑयल की वजह से हुई, जिसका इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये इतिहास जानने से पहले थोड़ा क्रूड ऑयल के बारे में ब्रीफ में जानते हैं, तभी आपको ऑयल के पीछे होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण पता चलेगा। तो दुनिया में मुख्यतः 4 तरह के क्रूड ऑयल देखने मिलते हैं: लाइट क्रूड ऑयल, हेवी क्रूड ऑयल, स्वीट क्रूड ऑयल और सौर क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल पतला और इजीली फ्लो करता है उसे लाइट क्रूड ऑयल कहते हैं। ये वही क्रूड ऑयल है जिसमें से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है, इसीलिए लाइट क्रूड ऑयल बाकी क्रूड ऑयल की तुलना में ज्यादा मूल्यवान होता है। वही हेवी क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा थिक और स्टिकी होता है, जिसे रिफाइन करना मुश्किल और महंगा पड़ता है। इस क्रूड ऑयल को बिटुमन और हेवी फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड ऑयल को स्वीट या फिर सौर भी कहा जाता है। स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर कम होता है, जबकि सौर क्रूड ऑयल में सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग भी चाहिए होती है। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, यूएसए और यूके जैसे देशों में लाइट स्वीट क्रूड ऑयल मिलता है, जबकि सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, इराक, कुवैत जैसे देशों में मीडियम टू हेवी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। दुनिया में एक्स्ट्रा हेवी क्रूड ऑयल वेनेजुएला और कनाडा में पाया जाता है, जिसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वैसे क्या आपको पता है, हमारे भारत में दुनिया की सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है, जिसमें एक्स्ट्रा हेवी और डर्टी क्रूड ऑयल तक को रिफाइन किया जा सकता है। इतनी एडवांस सिस्टम चाइना और अमेरिका के पास भी नहीं है। भारत में मुख्यतः अगर कहा जाए तो जामनगर रिफाइनरी गुजरात, प्यारादीप रिफाइनरी ओडिशा, पानीपत रिफाइनरी हरियाणा और वाडीनार रिफाइनरी गुजरात, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्टेड क्रूड ऑयल रिफाइन किया जाता है। अब दोस्तों, अपनी ओरिजिनल कहानी पर वापस आते हैं। 1 सितंबर 1939 इस तारीख को नाजी जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है और ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। इस अटैक की वजह से कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के कोर में अगर देखा जाए तो एक्सपांशन, मिलिटराइजेशन और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से आए इकोनॉमिक क्राइसिस यही मुद्दे थे। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, मुख्यतः से जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों देश अपनी टेरिटरीज को जितना हो सके उतना एक्सपांड करना चाहते थे, ताकि ग्लोबल इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और दुनिया भर के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाए।
जर्मनी के पास खुद के बहुत ही लिमिटेड डोमेस्टिक ऑयल रिजर्व्स थे। साल 1941 में जर्मनी को सोवियत यूनियन के बाकू रीजन में मौजूद ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करना था। इसी कारण की वजह से एडोल्फ हिटलर ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च करता है। इधर जापान अपना 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। उसी तेल पर जापान के बैटल प्लेन्स और नेवी निर्भर थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान चाइना और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक्सपांड करना चाहता था, लेकिन अमेरिकन को जापान का यह एक्सपांशन देखा नहीं गया और 1941 में यूएसए ने जापान पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, जिसका मतलब था फ्यूल सप्लाई ऑलमोस्ट बंद होना। बिना तेल के सिर्फ 1 महीने के अंदर जापान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह ग्राउंडेड हो जाती। जापान इंडोनेशिया पर अटैक करके वहां के डच ईस्ट इंडीज ऑयल रिच एरिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उधर हवाई के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अमेरिकन लड़ाकू प्लेन्स अटैक करने के लिए तैयार खड़े थे। अमेरिकन इंडोनेशिया पर अटैक करते समय इंटरफेयर ना करे, इसलिए 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करता है। जिसमें लगभग 2400 लोगों के साथ अमेरिकन बैटलशिप को डिस्ट्रॉय किया गया और इस इंसिडेंट के अगले ही दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ऑफिशियली दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ता है। दोस्तों, युद्ध में इन सभी इंसिडेंट्स को देखने के बाद हमें एक चीज ये ध्यान में आती है कि यह जंग सिर्फ आइडियोलॉजी और पावर के लिए नहीं बल्कि रिसोर्सेस के लिए लड़ी जा रही थी, मुख्यतः से तेल के लिए लड़ी जा रही थी। आज से 65 साल पहले सितंबर 1960 की बात है, जब बगदाद कॉन्फ्रेंस में ऑयल एक्सपोर्टिंग देश अपना एक कार्टेल बनाते हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये नाम दिया गया। ओपेक के 5 मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये पूरा कार्टेल मिलके दुनिया भर के देशों के लिए ऑयल पॉलिसीज और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स डिसाइड करते थे, ताकि पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले ऑयल क्वांटिटी और प्राइसिंग पूरे इनके कंट्रोल में हो। अब दोस्तों, कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। 6 अक्टूबर 1973 की बात है। इजिप्ट और सीरिया ये दोनों देश मिलकर अचानक से इजराइल पर अटैक करते हैं, क्योंकि 6 साल पहले 1967 में इजराइल ने इनकी सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स को कैप्चर किया था। उसी रीजन को रिकैप्चर करने के लिए अटैक किया गया था। अब ये वॉर कहने के लिए सिर्फ छोटा था, लेकिन इसने पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया था, क्योंकि इसमें इजराइल को ओपनली अमेरिका का सपोर्ट था, जबकि अरब नेशन सोवियत ब्लॉक के करीब थे। अरब देशों के पास एक सीक्रेट वेपन था, ऑयल। अक्टूबर 1973 में ओपेक कंट्रीज उन सभी देशों के खिलाफ ऑयल एम्बार्गो अनाउंस करता है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। स्पेशली अगर कहा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और नीदरलैंड में एक्सपोर्ट होने वाले सभी ऑयल को बंद किया जाता है। इसी के साथ इंटेंशनली ऑयल प्रोडक्शन को भी कट किया जाता है। ये पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि ऑयल सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और प्रेशर टूल भी बन सकता है। तेल की सप्लाई कम होने की वजह से कुछ ही महीनों में तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। जहां ऑयल कभी सस्ता था, वही ऑयल अभी लग्जरी बन गया। जो तेल का बैरल पहले $3 का मिलता था, वही इन क्राइसिस के बाद $11 से $13 का मिलने लगा। यह पहली बार था जब ग्लोबल इकोनॉमी ने ऑयल शॉक का एक्सपीरियंस किया। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, ईरान और इराक के बीच बॉर्डर पर शात अल अरब वाटरवे, सदर्न इराक के अल कुरना में तिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये दोनों नदियां साथ मिलकर बनाती है एक रिवर लाइक वाटरवे शात अल अरब, जो साउथ ईस्ट की तरफ लगभग 200 किलोमीटर फ्लो करके पर्शियन गल्फ को जाकर मिलता है। दोस्तों, इराक की इकोनॉमी हेवीली ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, जिसमें उनका पूरा लगभग 100% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी वाटरवे से होकर पर्शियन गल्फ में जाता है और वहां से फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास करके गल्फ ऑफ ओमान में एंटर होता है। अब बात है 22 सितंबर 1980 की, जब सद्दाम हुसैन के अंडर इराकी फोर्सेस ईरान पर अटैक करते हैं। इस अटैक के पीछे सद्दाम हुसैन के 2 ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1, ईरान की पूरे ऑयल इंडस्ट्री का दिल खुजेस्तान प्रोविंस पर कब्जा, क्योंकि ईरान के इसी रीजन में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के रिसोर्सेस पाए जाते हैं। और दूसरा, शात अल अरब वाटरवे पर पूरा कंट्रोल। सितंबर 1980 को शुरू हुआ ये वॉर आज तक के इतिहास का तेल के लिए लड़ा गया सबसे बड़ा और ज्यादा दिन चलने वाला युद्ध था। दोस्तों, ये जंग 8 साल लड़ी गई, जिसमें इराक ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था और ये बात अमेरिकन एजेंसी CIA को भी पूरी तरह पता थी। इनफैक्ट अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन को इंटेलिजेंस इनपुट, फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया था। इस जंग में अमेरिकन बहुत ही एक्टिवली सद्दाम हुसैन की मदद करते हैं। ये वही अमेरिका है जिसने 1983 से लेकर 1990 तक इराक को $200 मिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिलीवर किए थे। लेकिन इसी अमेरिका ने 2003 में सद्दाम हुसैन को कैप्चर करके एग्जीक्यूट किया। बिकॉज देयर आर no permanent friends or permanent enemies in politics, only permanent interest exist। आखिर सद्दाम हुसैन को क्यों पकड़ के एग्जीक्यूट किया गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपनी ओरिजिनल कहानी पर वापस आते हैं। तो
तो 1980 में शुरू हुए इराक ईरान वॉर में ना किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार, लेकिन लोगों की जानें बहुत ज्यादा गई। आज भी आप अगर इराक ईरान मैप देखोगे तो बॉर्डर लाइन आपको एग्जैक्टली शात अल अरब वाटरवे के बीच से पास होती नजर आएगी। इस वाटरवे पर ना तो पूरा कंट्रोल ईरान का है और ना ही इराक का। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इराक ईरान वॉर के बाद भी ऑयल कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुए। 1990s में इराक का कुवैत पर अटैक दुनिया के सबसे क्लियर ऑयल ड्रिवन वॉर्स में से एक था, जिसका ऑब्जेक्टिव वैश्विक तेल के भंडार कंट्रोल करना था। 21वीं सेंचुरी में लिबियन सिविल वॉर, सीरियन कॉन्फ्लिक्ट और यमन वॉर जैसे क्राइसिस ने यह प्रूव किया है कि ऑयल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एक टूल है। दोस्तों, ये पूरा ऐतिहासिक क्रम जानने के बाद हमें एक बात क्लियरली पता चलती है, युद्ध अक्सर आइडियोलॉजी के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन उसका फाउंडेशन नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी में होता है। दोस्तों, इस पूरे कंटेक्स्ट में भारत की आज की पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, जो उसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। इंडिया रशिया से नियर अबाउट 40% क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी यूएस टैरिफ्स के चलते इंडिया को अपना इंपोर्ट कम करना पड़ा। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हमारी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। हमें भारत में अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एनर्जी सिर्फ बिजली या फिर फ्यूल का सवाल नहीं है, यह सवाल है भारत की फ्यूचर, फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस का। जब तक हम इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भर रहेंगे, हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी और हमारे फैसले किसी और के हाथ में रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।